अब इसके नेशनल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो ये पंजाब और हिमाचल के साथ, हिमाचल ही नहीं एक और है उसको भी छोड़ नहीं देना है, वो है लद्दाख, उससे अलग हुआ है ना। तो इन तीनों के साथ पंजाब, हिमाचल और लद्दाख के साथ इधर पाकिस्तान है, इसके साथ लगता है। सवाल है आपसे दूसरा, अग्निवीरों को बीएसएफ में कितने प्रतिशत का रिजर्वेशन दिया गया है? ठीक है, रिजर्वेशन दिया जाएगा 10, 20, 30 या 35। यहां आंसर होगा आपका 10%। 10% को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब सवाल है कि ये 10% के रिजर्वेशन देने का बीएसएफ के अंदर फैसला लिया गया है, इसके लिए एज में भी छूट दी गई है। पहला जो बटालियन का लॉट जाएगा उसके लिए 5 साल की छूट है, और उसके बाद जो भी बटालियन चुने जाएंगे उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। एक्चुअली अग्निवीर योजना क्या है, और बीएसएफ की बात अभी हम कर रहे हैं, ये अग्निवीर योजना क्या है? आपको पता है कि अब जो सेना की सारी कमान है उन सब के लिए 17 से 21 साल के एज के युवाओं को नौसेना, जो थल सेना हमारी है, वायु सेना है, इन सब के लिए उसको चुना जाएगा। तो 17 से 21 साल तक के लड़कों को, युवाएं हैं, उनको लिया जाएगा और इनको 4 साल तक के लिए रखा जाएगा। उसके बाद इस बीच में उनको सैलरी भी दी जाएगी, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। उसके बाद 25% ही कंटिन्यू करेंगे, अगर योग्य होंगे तो 25 को रखा जाएगा, बाकी सब हट जाएंगे। अब सवाल ये है कि जो बीएसएफ है, बीएसएफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, बीएसएफ को जानने के पहले थोड़ा सा और अगर आप अंदर जाएं तो आपको मतलब कुछ चीजें क्लियर हमारी होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट। देखिए, भारत में क्या है, 2 तरह की सेनाएं, ठीक है। एक इंडियन आर्मी जिसको कहते हैं, जिसको प्रॉपर आर्मी कहते हैं, वो आर्मी का अलग ही काम है, अभी देखेंगे। दूसरा जो है उसको सेंट्रल आर्म फोर्स भी कहते हैं, अर्धसैनिक बल कहते हैं। ये जो अर्धसैनिक बल होता है उसके अंदर सीआरपीएफ, आईटीबीटी, बीएसएफ, असम राइफल और एसएसबी आते हैं। यानी 5 जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल होते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स उनको कहा जाता है। और इंडियन आर्मी और ये जो सेंट्रल आर्म फोर्स है, इनके काम बिल्कुल ही अलग है। इंडियन आर्मी का सीधा काम है, इंडियन आर्मी का सीधा काम है, जब युद्ध हो रहा होगा ना, वार की सिचुएशन में ये फ्रंट पे आते हैं। ये जब युद्ध होता है तब ये पहुंचते हैं, अदरवाइज ये पीछे होते हैं और मतलब रेस्ट के मुद्रा में होते हैं। युद्ध के समय ही इंडियन आर्मी को बॉर्डर पे जाना होता है, नियम यही है। दूसरी तरफ जब युद्ध नहीं हो रहा होता, वॉर नहीं होता, शांति का टाइम होता है, तो देश के इंटरनल पीस के लिए या बॉर्डर को सिक्योर रखने के लिए ये 5 सेनाएं, आईटीबीपी, बीएसएफ, ये सब काम करती है। अब सवाल ये उठता है कि बीएसएफ, देखिए बीएसएफ की जो स्थापना हुई है वो हुई है भारत पाकिस्तान के अटैक के बाद 1965, 1 दिसंबर 1965 को हुई है बीएसएफ की स्थापना। के एफ रुस्तम जी को पहले, रुस्तम जी जो थे वो पहले प्रमुख बने थे। ये जो बीएसएफ है इसका काम है बॉर्डर को सिक्योर करना, ठीक है। हमारा एक लंबा बॉर्डर है, उसको सिक्योर करना, और बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए बीएसएफ के पास एक बड़ी टीम है। इवन बीएसएफ के पास अलग से ऊंट का बटालियन है, बीएसएफ के पास अलग से कुत्ते का विंग है। तो इस तरह से वो पाकिस्तान की सीमा को, नॉर्थ ईस्ट की कुछ सीमा को, उसको मतलब ये इनको सीमा को कवर करना है, ठीक है, बीएसएफ को। और इनका जो टैगलाइन है वो है ड्यूटी अनटू डेथ, यानी टैगलाइन देख रहे हो, ड्यूटी अनटू डेथ तक का टैगलाइन है। अब इसका हिंदी में आप देखेंगे तो जीवन पर्यंत कर्तव्य, ऐसे करके ये लिखा गया है। वहीं पे सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ जो है वो भारत की आजादी के पहले से ही है, ठीक है। सीआरपीएफ जो है भारत की आजादी के पहले से है, और इनका काम है इंटरनल लेवल पे, यानी आंतरिक लेवल पे जो सीआरपीएफ है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये सब इनका काम होता है। तो इंडियन आर्मी का काम है बेसिकली युद्ध के समय जाना। उसके अलावा जितने भी ये आर्म फोर्स हैं, इनका काम होता है भारत की सुरक्षा करना, बॉर्डर की सुरक्षा करना, जो हमारे वीआईपी हैं उनको प्रोटेक्शन देना। तो ऐसे कई सारी, और कहीं भी स्थिति बिगड़ती है तो उसको कंट्रोल करना इनका काम है। जहां पे इंडियन आर्मी के बारे में कहा जाता है कि इंडियन आर्मी जो हमारी है
वो सीधे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उस और दूसरा डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और जितना पैरामिलिट्री फोर्स है ये होम मिनिस्ट्री। तो बीएसएफ कहाँ है? होम मिनिस्ट्री के अंदर। बीएसएफ कहाँ है? होम मिनिस्ट्री के अंदर। बॉर्डर को सिक्योर करना बीएसएफ का काम है। तो यहाँ इसी में अभी 10% का जो वैकेंसी है वो निकाला गया है। इसके अलावा अगला सवाल है कि कैंपा कोला दोबारा से भारतीय बाजार में आ रहा है, दोबारा से आ रहा है, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया जा रहा है? अडानी के द्वारा, रिलायंस के द्वारा, टाटा के द्वारा या हल्दीराम के द्वारा? तो इसका आंसर होगा रिलायंस के द्वारा। मुकेश अंबानी साहब ने इसके लिए 22 करोड़ की डील की है। अब ये है क्या, एक बार उसको देखते हैं। ये अब देखो, इसकी 4 नहीं है, इसकी अभी 3 फ्लेवर ही आने वाला है। एक है सोडा कोला, दूसरा है लेमन और तीसरा है ऑरेंज। तो 3 इसका फ्लेवर आने वाला है। एक्चुअली हुआ है क्या? हुआ ये है कि ये इसके लिए एक टैगलाइन चलता था 1780 के दशक में, यानी एक टैगलाइन था 70-80 के दशक में, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। और ये जो द ग्रेट इंडियन टेस्ट की बात की जाती थी वो इसी कैंपा कोला के लिए किया जाता था। लेकिन बाद में हुआ ये कि कोको कोला जैसी कंपनियां आ गई, 7 अप आ गया, ये सब आ गया, उसके कारण इसको बहुत ज़्यादा टक्कर मिला और धीरे धीरे ये मार्केट से चला गया। अब इसका इतिहास काफी पुराना है। अब जो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं मुकेश अंबानी, इन्होंने अब 22 करोड़ में एक डील किया है और इसको अपने कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया है। 3 फ्लेवर लॉन्च हो रहा है। अब कोको कोला, स्प्राइट जैसी कंपनी है, पेप्सी को एक कड़ा टक्कर मिलने वाला है। द ग्रेट इंडियन टेस्ट के नाम से ये फेमस था और ये उस समय सलमान खान से लेके बड़े बड़े एक्टर इसका ऐड कर रहे थे। लेकिन एक टाइम के बाद हुआ क्या कि जब बाहरी कंपनी यहाँ पे हावी होने लगी तो धीरे धीरे करके ये इस मार्केट से बाहर हो गया और लगभग 20 साल के बाद इसकी दोबारा से एंट्री की जा रही है। तो अब देखते हैं कि मार्केट में ये किस तरह से, क्योंकि बहुत सारा जो बॉटलिंग संयंत्र है वो इधर उधर लगाया गया है, तो एक बार फिर से पुराने टेस्ट के साथ ये वापस आ रहा है। अगला सवाल, चीन के संसद में प्रधानमंत्री पद के लिए मोहर लग गया है। किनके नाम की मोहर लगी है? सूली, ली कियांग, जिनपिंग, ली शियांग। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर होगा ली कियांग। ली कियांग के नाम से मोहर लगा है। और आपको पता है जो सी जिनपिंग है वो लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने, लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो और वहां पे कुछ होता नहीं है। वहां पे क्या है ना कि वहां की जो, मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हो, इसको आज ही अपलोड किया गया है। तो ये यहाँ कुछ होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो संसद है उसमें कुछ लोग बैठते हैं और एक स्टैंडिंग कमेटी 7 लोगों की बना दी जाती है, तो उसी से राष्ट्रपति भी और फिर उसी से जो प्रधानमंत्री है वो भी, राष्ट्रपति जिसको नॉमिनेट कर देंगे ना वो प्रधानमंत्री बन जाता है। तो इजी है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। जिनका भी पॉलिटिकल पकड़ अच्छा है ना, ये आप देख लीजिए चेहरा ली क्वांग का, जिनका भी पॉलिटिकल पकड़ अच्छा है तो वो आराम से हो सकता है, क्योंकि चीन में एक ही पार्टी है, वो है सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको सीपीसी भी कहा जाता है। बस यही है। ठीक है, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस वहां का संसद, तो वो जिसको बना दे तो वो बन जाता है। कोई वोटिंग नहीं होती है, इसके मेंबर बैठते हैं, कमेटी बनती है और वो इसके रिकमेंडेशन पे ये चीजें हो जाती है। अब सवाल है, अगला सवाल है कि किसके द्वारा हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश पे मिलिट्री टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने का आरोप लगाया गया है? भारत, जापान, चीन, अफगानिस्तान। तो आंसर होगा चीन। ऐसा नहीं है कि पहली बार है, चाइना पे इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। अमेरिका ने इस बार लगाया है, अमेरिका कई बार लगा चुका है। तो ये आरोप अमेरिका ने चाइना पे लगाया है। अब ये है क्या? तो अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने ये बात कही है, ये खुल के कही है कि भारत एक विश्वसनीय देश है इस मामले में और हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए। और चाइना जो है, चीन पे आरोप लगाया है कि चीन अपनी सेना का इस्तेमाल अमेरिकी मिलिट्री तकनीक तक पहुंच बनाने में के लिए करने की कोशिश कर रहा है। तो ये गंभीर आरोप है जो अमेरिका के द्वारा
चाइना पे लगाया गया है। ठीक है, अमेरिका, अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट है, इसका बॉर्डर आप देख रहे हो कनाडा से लग रहा है, नीचे मैक्सिको के साथ लग रहा है, और ये चाइना है। तो शुरू से ही अमेरिका और चाइना के बीच में जो एक विवाद है ना, वो शुरू से ही बना रहा है। चाइना के बारे में अभी कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सी जिनपिंग बने हैं, बस उनको याद रखिए, इससे आपका काम चल जाएगा। राजधानी बीजिंग है, इधर वाशिंगटन डीसी है। सवाल, हाल ही में किस देश की मध्यस्थता के कारण सऊदी अरब और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन फिर से स्थापित हो रहा है? रसिया, ईरान, पाकिस्तान और चीन। तो आंसर होगा चीन। चाइना के कारण ऐसा हो रहा है। अब सवाल आपके दिमाग में यह आएगा कि चाइना क्या ऐसा कर रहा है? तो चाइना हर वो खुराफात करता है जिससे भारत या और देशों को तकलीफ हो। तभी ईरान की एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है IRNA। तो ये IRNA ने एक कुछ वीडियोस साझा किया है और कुछ इमेजेस दिए हैं। तो कुछ वीडियो साझा किया है और कुछ इमेज दिया है। अब इसको अगर आप ठीक से एशिया के मैप को देखेंगे तो आपको देखना भी चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि अभी किसके साथ रिलेशन अच्छा हुआ है, सऊदी अरब और ईरान, यही है ना, ये ईरान है और ये सऊदी अरब है। दोनों के बीच में रिलेशन काफी अच्छा नहीं था, लेकिन अभी चीन ने एफर्ट किया और चीन के में बीजिंग में एक बैठक होती है दोनों की, और दोनों ने अपने विरोध को शांत कर लिया। हुआ क्या था, 2016 की कहानी है। कारण क्या है कि सिया ईरान के अंदर ज्यादातर शिया है और सऊदी अरब में ज्यादातर सुन्नी है। दोनों इस्लामिक पंथी हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से, थोड़ा सा उनका तरीका अलग है। तो उसके कारण दोनों के बीच में बन नहीं रही थी। और हुआ क्या, तेहरान में 2016 में सऊदी अरब के दूतावास पर अटैक हो गया था। तो उस अटैक के कारण उस समय से इनके रिलेशन साफ बंद हो गए थे। तो अमेरिका अभी चाइना में फिर उसको लेकर एक मीटिंग हुआ और दोनों ने कहा कि 2 महीने के अंदर, 2 मंथ, 2 महीने के अंदर हम लोग दूतावास फिर से खोल देंगे। तो ये फैक्ट्स है। और मीटिंग कहाँ हुआ है, तो बीजिंग में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चाइना। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा आर्थिक संकट के कारण सेना के नेशनल परेड को सीमित कर दिया, कम कर दिया? श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान और जिम्बाब्वे। प्रॉब्लम श्रीलंका में भी है, लेकिन ये अभी पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में किया गया है। अभी हुआ क्या, पाकिस्तान सेना ने लोगों को बोला कि हर साल होने वाली जो पाकिस्तान पाकिस्तान डे परेड है, इस बार इकोनॉमिक संकट के कारण, ठीक है, इकोनॉमिक संकट के कारण ये कहीं और होगी। और इसमें इसमें ये भी बताया गया कि हम लोग बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं। जो पाकिस्तानी सेना है वो शकरपीडिया, उसको ऐसा लिखते हैं, शकरपीडिया करके परेड ग्राउंड है, एक बड़ा सा ग्राउंड है, वहां पे ये लोग प्रदर्शन करते थे। लेकिन पैसे कम होने के कारण इस बार जो है प्रेसिडेंसी के अंदर ही परेड को छोटे तौर पे कर दिया जाएगा। तो फिनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण इन्होंने क्लियर बोला है कि हम इस बार इस किसी भी तरह का, क्योंकि अभी हुआ क्या है, आर्थिक संकट तो काफी ज्यादा चल ही रहा है और IMF के द्वारा भी कर्ज को रोक दिया गया है। तो उस पर भी पाकिस्तान जो है काफी एफर्ट कर रहा है। तो IMF ने भी कर्ज रोक दिया, इसके कारण स्थिति उसकी काफी खराब हो गई है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि जो सैनिक परेड था उसको कम कर दिया है। उसके बाद अच्छा, ये दोनों हिंदी में एक आ गया, एक इंग्लिश में आ गया है, चलिए कोई नहीं। Who will become the seventh country to come out of the list of least developed country established by the United Nations? यहाँ पे ये कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो सबसे कम विकसित देशों की सूची से निकलने वाला 7वां देश कौन होगा? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या लाओस? तो इसका आंसर होगा भूटान। भूटान निकलने वाला है, ठीक है। भूटान आपको याद होगा तो 1972 अगर आपको याद होगा, अगर मैप पे ही आपको ले चल। हेलो एवरीवन, आज से हम लोग डेली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है, इसमें ध्यान ये रखिएगा कि हम लोग पूरी तरह से करंट अफेयर्स, कहते हैं ना कि पूरी तरह से करंट अफेयर्स में आपको तैयार कर देंगे, झकझोर देंगे, वो वाली चीजें होंगी। और जो भी क्वालिटी कंटेंट होगा वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर्स सुबह टारगेट रखा गया कि आपकी सुबह बहुत ही खूबसूरत हो,
और कहा जाता है कि एकदम अर्ली मॉर्निंग उठना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 5:30 में ही ये अपलोड कर दिया जाएगा। अभी लाइव तो नहीं आना है, रिकॉर्डेड आएगा, लेकिन 5:30 में कोशिश होगी कि आपको हर रोज सुबह में ये मिल जाए। और पीडीएफ भी हम इसका अवेलेबल करवा देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक इस वीडियो के नीचे होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसको लाने का मकसद है कि वीडियो देखते देखते ही आपको चीजें याद हो जाए, तो ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े, और उससे रिलेटेड जो और कुछ है उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर ले। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं पहले से। पहला सवाल है कि किस राज्य से, यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में सवाल आपके सामने आएंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चंस में अंतर अभी दिक्कत हो रहा है, एक हिंदी में आ गया, एक इंग्लिश में आ गया, अदरवाइज सब इंग्लिश हिंदी दोनों में है। किस राज्य से संबंधित महिला खिलाड़ी सबकत मलिक मंगोलिया में होने वाले वर्ल्ड जिऊ जित्सु चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? अच्छा, थोड़ा सा सर्दी हो गया, उसको इग्नोर कीजिएगा आज के लिए। केरल, जे&के, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। तो इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। ये वो लेडी है, लड़की है, अभी तो 20 साल की ही है। ये वो लड़की है जिसने, कहते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं कि माहौल नहीं है, उस माहौल वर्ड को इन्होंने हटा, तो कहते हैं कि माहौल नहीं है उसको इन्होंने झुठला दिया। मतलब माहौल नहीं है तो माहौल को बनाया जा सकता है, वो इन्होंने प्रूव कर दिया। मार्शल आर्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है, और कहां पे, तो मंगोलिया में ये खेल होने वाला है। उस मंगोलिया में ये अगले महीने होगा, वहां पे जिऊ जित्सु चैंपियनशिप में लीड करने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर की है, जम्मू एंड कश्मीर की बंदीपोरा जिले से बिलोंग करती है और मार्शल आर्ट में माहिर है। ये एक टाइम था जब ये प्रैक्टिस करने जाती थी, तो वहां के लोगों को, मतलब वहां के लोगों ने परेशान किया और एडमिनिस्ट्रेशन को इनके प्रैक्टिस को रोकना पड़ गया कि अव्यवस्था फैल जाएगी, लोगों के अंदर गुस्सा आ जाएगा। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने डेडिकेशन को जिंदा रखा और जम्मू एंड कश्मीर के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। ठीक है, जे&के के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। तो ये आसान नहीं था, बट इन्होंने किया। ठीक है, ये इजी नहीं था, लेकिन इन्होंने किया। प्रैक्टिस रोक दिया गया, सोचो कितनी दिक्कतों से गुजरना पड़ा होगा, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे पूरी तरह से, लेकिन इन्होंने किया। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा मंगोलिया को देख लें। मंगोलिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो 2 देशों से घिरा है, पहला चाइना, दूसरा रसिया। पहला चाइना, दूसरा रसिया। यहाँ पे आपको ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ये कजाकिस्तान का है, लेकिन ये टच नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है बट कर नहीं रहा। 38 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस है इनके बीच में। 2 ही देश है, चाइना और रसिया। यहाँ पे गोबी मरुस्थल भी है, गोबी डिजर्ट भी है। ठीक है, उलन बटोर इसकी राजधानी है, और उलन बटोर और तोरगोर्ग यहाँ का कॉइन है, यानी सिक्का है। तो इतना काफी है। जे&के की बात करें तो आपको पता है कि अब जे&के डिवाइड हो चुका है, पहले वाली स्थिति नहीं रही। तो जे&के का इंटरनेशनल बॉर्डर पहले अफगानिस्तान से भी लगता था, अब नहीं लगता, अब सिर्फ पाकिस्तान से लगता है। दूसरा, नेशनल बॉर्डर पंजाब, हिमाचल और लद्दाख से लगता है। लद्दाख, हिमाचल और पंजाब के साथ इसका बॉर्डर लगता है। एक और बात, इस ये जो टोटल अभी सेशन हो रहा है ना, इसी सेशन से आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब आप कितने तैयार हैं वो अपना देख लो, इसका जवाब आपको देना है। दूसरा सवाल ये है कि अग्निवीर को बीएसएफ में कितने प्रतिशत का रिजर्वेशन दिया गया है? 10%, 20%, 30% या 35%? इसका आंसर होगा 10%। 10% का रिजर्वेशन ही नहीं मिला है। फर्स्ट लॉट जो जाएगा इनका पहला, उसको 5 साल की छूट भी मिली है, दूसरे से 3 साल की छूट भी दी जाएगी। तो ना केवल मतलब सिर्फ रिजर्वेशन दिया गया है, बल्कि छूट भी दी गई। तो 5% वैसे और 3% ऐसे हो गया। और वैसे नियम क्या है? नियम ये है कि अग्निवीर के तहत क्या किया जाएगा, 17 से 21 साल के जो भी यूथ हैं उनको लिया जा रहा है। तीनों ही सेना का कंबाइंड एग्जाम होगा, यानी थल सेना, वायु सेना, जल सेना का। और 21 साल से एज अधिक नहीं होना चाहिए, इस साल के लिए सिर्फ छूट है, तो अधिक नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि वो जब यहाँ पे आएंगे तो 4 साल के लिए उनको रखा जाएगा। 4 साल के बाद 25% जो सबसे ज्यादा कैपेबल होंगे उनकी नौकरी कंटिन्यू रहेगी, बाकी को हटा दिया जाएगा। तो जब भी कभी वैकेंसी निकलेगी आगे, तो वहां 10% रिजर्वेशन अग्निवीर को दिया जाएगा। ये इसका फैक्ट है। अब थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं बीएसएफ के बारे में। देखिए, यहां पे आप समझिए,
ये जो बीएसएफ है ना, सिर्फ ये इकलौता नहीं है। हमारे यहाँ सेना जो है वो इंडियन आर्मी और पारामिलिट्री फोर्स में बटी हुई है। तो इंडियन आर्मी का क्या है कि इंडियन आर्मी होम मिनिस्ट्री के अंदर है। समझो इसको, इंडियन आर्मी होम मिनिस्ट्री के अंदर है, और जब देश में युद्ध होता है, जब लड़ाई का नौबत आता है, युद्ध छिड़ जाता है, तब इंडियन आर्मी हमारी बॉर्डर पे पहुंचती है, अदरवाइज ये रेस्ट की मुद्रा में रहती है। ठीक है, इंडियन आर्मी। लेकिन दूसरी तरफ जो सेंट्रल आर्म फोर्स है उसके अंदर टोटल 5 यूनिट है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल और एसएसबी। तो बीएसएफ भी उसी के अंदर आता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है। इनका टैगलाइन ही आप देख रहे हो, जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में ड्यूटी अनटू डेथ। तो इनका ये टैगलाइन ही है। अब अगर बात करें तो इनमें अंतर क्या होता है। अच्छा, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स है ये होम मिनिस्ट्री के अंदर, इंडियन आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, अंतर हो गया। पैरामिलिट्री फोर्स का काम क्या है, बॉर्डर एरिया को शांति के टाइम में सुरक्षित रखना, इंटरनल सिक्योरिटी भी इनके अंदर है, देश में आतंकवाद से भी बचना है, आतंकी जो मामले हैं उससे भी निपटना है, वीआईपी की सिक्योरिटी, ये सब जो है इन्हीं पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर रहता है। तो बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में। ठीक है, बीएसएफ की स्थापना जो हुई थी वो 1965 में हुई थी। कब? भारत पाकिस्तान लड़ाई के बाद लगा कि नहीं एक ऐसी फोर्स चाहिए, तो 1 दिसंबर 1965 को 25 बटालियन बना। के एफ रुस्तम जी को उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया, मतलब प्रमुख बनाया गया। तो ये सब फैक्ट है। और इनका काम क्या है? इनका काम है बॉर्डर सिक्योरिटी है, तो इनका काम है बॉर्डर को सिक्योर करना। दूसरा सीआरपीएफ, तो ये इंटरनल जो डिस्टर्बेंस होता है ना, आप जानते हो कहीं भी कुछ हुआ तो सीआरपीएफ को लगा दिया जाता है। आतंकी घटना ये सब अगर जब भी होता है तो वहां सीआरपीएफ जाती है। सीआरपीएफ को कहा जाता है सेंट्रल रिजर्व फोर्स, पुलिस फोर्स। तो ये सीआरपीएफ है। तो दोनों के बीच में बेसिक सीआरपीएफ का गठन जो था वो भारत की आजादी के पहले हो गया था। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर ये कहा गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इतना मजबूत है, इसके पास तो अलग से पाकिस्तान बॉर्डर पे भी रहना है इसको। इसके पास अलग से ऊंटों का एक विंग है, अलग से कुत्तों का एक विंग है। ठीक है, ताकि बॉर्डर पे सही तरीके से सिक्योरिटी दिया जा सके। महिलाओं को भी अब तो शामिल कर लिया गया है, तो महिलाएं भी अब बॉर्डर पे तैनात हो रही है। चलो अगला फैक्ट कि कैंपा कोला दोबारा से इंडियन मार्केट में आ रहा है। कैंपा कोला दोबारा से इंडियन मार्केट में आ रहा है। कौन लेके आ रहा है? अडानी, रिलायंस, टाटा या हल्दीराम जो खाने का है? तो इसका आंसर होगा रिलायंस। ठीक है, रिलायंस। अब इसके साथ देखते हैं, ये है हमारा कैंपा कोला। देखो ये 3 फ्लेवर में आ रहा है, 4 में अभी नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग 3 में हो रहा है। ये एक काला वाला यानी सोडा वाला, ये वाला लेमन वाला और ऑरेंज वाला। ठीक है, तो सोडा, लेमन और ऑरेंज इस फ्लेवर में, 3 फ्लेवर में आ रहा है। मुकेश अंबानी इसको लेके आ रहे हैं, रिलायंस के हैं। हुआ क्या था, यहां पे एक टैगलाइन था, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। टैगलाइन था द ग्रेट इंडियन टेस्ट। कब चल रहा था? 70-80 के दशक में द ग्रेट इंडियन टेस्ट चल रहा था। द ग्रेट इंडियन टेस्ट चला और उस समय काफी इसका धूम था, हर शादी पार्टी से लेके सब जगह। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटी सलमान खान टाइप के जो लोग थे वो इसका प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि पेप्सी आ गया, कोको कोला आ गया, स्प्राइट जैसे ब्रांड जब आ गए तो ये धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो गया। अभी मुकेश अंबानी ने 22 करोड़ खर्च करके एक डील किया है और इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया है। अब जो है अब जो है मतलब इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर यही है, तो कोको कोला ही है, स्प्राइट जैसी कंपनी है जो यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे अपना मार्केट जमा के रखी है। तो यहाँ पे चूंकि मुकेश अंबानी ने लिया है तो एक बड़े लेवल पे इसको लॉन्च भी किया जाएगा, तो इस गर्मी के पहले ये मार्केट में आ जाएगा अपने अपने, और पुराने ही टेस्ट के साथ इसको लाने की बात चल रही है। तो ये है आपका फैक्ट, वो है कैंपा कोला से रिलेटेड। चलिए, चीन की संसद ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोहर लगा दी है, किसके नाम की? शू ली, ली कियांग, जिनपिंग या ली शियांग? आंसर काफी क्लोज कर दिया गया है, आंसर होगा ली कियांग। ली कियांग। देखिए वहां कुछ होता नहीं है, वहां पे क्या है, इनका तस्वीर दिखा देते हैं आपको, यही है ली कियांग साहब। आपको पता है कि इसके पहले सी जिनपिंग
राष्ट्रपति चुने गए तीसरी बार, कोई लोकप्रियता नहीं, लेकिन तीसरी बार तानाशाही के कारण ये है कि वहां एक ही पार्टी है। ऐसा इस पे डिटेल वीडियो मैंने आज अपलोड कर दिया था। ये एक ही पार्टी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है, सॉरी उसको कहते हैं सीपीसी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है। एक ही पार्टी है, 8 पार्टी और भी है लेकिन सपोर्ट करने के लिए। वहां की संसद का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। तो वो एक पब्लिक स्टैंडिंग कमेटी बनाती है, ठीक है। वो कमेटी लगभग 7 लोगों की रहती है, तो वही राष्ट्रपति भी चुनते हैं, और राष्ट्रपति ने जिसको रिकमेंड कर दिया, एक तरह से वो प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। तो यहाँ पे कोई खास फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है, बड़े आसानी से कहते हैं ये लोग हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रखते हैं, बट जो तरीका है इनका चुनने का, उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं। जो भी सीपीआई का हेड होगा वही राष्ट्रपति होगा, और वही हाल शी जिनपिंग के साथ है। तो एक डिटेल वीडियो है, आपको लगता है तो आप देख लीजिएगा। अभी अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने किस देश के ऊपर मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सेस हासिल करने का आरोप लगाया है? भारत, जापान, चीन, अफगानिस्तान। आंसर होगा चीन। ये आरोप ये शुरू से लगातार है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने कहा कि भारत इस मामले में विश्वसनीय है और हमें भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका ने चाइना के मिलिट्री पे आरोप लगाया कि चीन अपनी सेना का प्रयोग अमेरिकी मिलिट्री तकनीक पे पहुंच बनाने के लिए कर रही है। तो ये बहुत बड़ा आरोप था जो अमेरिका के द्वारा, वैसे भी अमेरिका और चाइना का तो बनता नहीं है, अमेरिका चाइना का तो बनता नहीं है, कभी वो करेंसी वार को लेकर, तो कभी प्राइस काफी ज्यादा लो कट देने को लेकर, कभी साउथ चाइना सी जैसे इशू के कारण दोनों के बीच में झगड़ा एटलीस्ट होता ही रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है, किस देश की मध्यस्थता के कारण सऊदी अरब और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल होंगे? सऊदी अरब और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल होंगे। ऑप्शन है रूस, ईरान, पाकिस्तान और चीन, और यहां भी आंसर होगा चीन। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो आपको दिखेगा ये सऊदी अरब है और ये ईरान है, ये ईरान हो गया, ये सऊदी अरब है। दोनों के बीच चीन के बीजिंग में हुआ था एक मीटिंग। इस मीटिंग के तहत दोनों ने एक दूसरे में देश में अब कूटनीतिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करेंगे। देखो है दिक्कत क्या हुआ कि ईरान जो है, दोनों इस्लामिक कंट्री है, लेकिन ईरान जो है वो शिया संप्रदाय को ज्यादा फॉलो, मैंने वहां शिया संप्रदाय वाले ज्यादा हैं। सऊदी अरब सुन्नी वाला ज्यादा है, दोनों इस्लामिक संप्रदाय ही हैं, दो भाग हैं उसके। अब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ क्या, ईरान के तेहरान में 2016 में क्या हुआ कि सऊदी अरब का जो दूतावास था उस पर अटैक किया गया। उसके कारण इन्होंने उस समय से बातचीत बंद कर दिया, रिलेशन बंद कर दिया। लेकिन अब चाइना के इंटरफेयर करने के बाद ये लोग रेडी हो गए हैं कि 2 महीने के अंदर ही दूतावास हम दोनों जगह पे खोल दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड जो ईरान का ऑफिशियल न्यूज चैनल है उसका नाम है IRNA, उस IRNA ने ये डाटा रिलीज किया है और कुछ पिक्चर्स भी रिलीज किए हैं। अगला सवाल यह है कि किस देश के द्वारा सेना सेना के नेशनल परेड को सीमित कर दिया? आंसर पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान या जिम्बाब्वे। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या किया अभी, तो पाकिस्तान की जो आर्मी है इसने कहा कि भैया पैसा नहीं है, पैसा सब खर्च हो गया, तो इस बार सकरपीडिया परेड ग्राउंड में कुछ नहीं होना है। सकरपीडिया परेड ग्राउंड में बड़े लेवल पे सेनाएं उतरती थी, उनके जो भी हथियार और ये सब उसका प्रदर्शन किया जाता था, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसकी जगह पे प्रेसिडेंसी में एक छोटा सा समारोह कर लिया जाएगा। तो आर्थिक संकट बहुत अधिक है, तो पीएम ने कहा कि आर्थिक संकट बहुत अधिक है, 4-5 सप्ताह में स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो उसके कारण, अब इसका कारण ये है मेनली कि पाकिस्तान सरकार को IMF ना लोन नहीं दे रही है, ठीक है, लोन नहीं दे रही है। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं। पाकिस्तान ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुका है और अलग अलग देश जो सपोर्ट कर रहे थे वो भी सपोर्ट नहीं हो रहा। IMF से लोन लेने के लिए इसको लग्जरी इंपोर्ट और सर्विस टैक्स में
इजाफा करना पड़ेगा जो किया है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसके कारण इन्होंने देखा कि पैसे हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है, तो फिर हम इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से निपटाएंगे, क्योंकि ये बुरी तरह से पाकिस्तान अभी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद अगला सवाल, ये भी इंग्लिश में है। एक्चुअली दो सवाल, एक हिंदी में आ गया था, एक इंग्लिश में आ गया था। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, सवाल पढ़ लीजिएगा, हु विल बिकम द सेवेंथ कंट्री टू कम आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकलने वाला सातवां देश कौन है? सेवेंथ कंट्री कौन है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या लाओस? तो इसका आंसर होगा सी, यानी भूटान। ये भूटान निकल रहा है। देखिए हुआ क्या था 1972 में, 1972 में वहां के सम्राट कौन थे? तो जिंगमे सिंगिये वांगचुक। उन्होंने वहां पे जीडीपी के जगह पे, जो जीडीपी हमारे यहाँ चलता है ना, उसकी जगह पे उन्होंने ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स लागू कर दिया और सभी जो जितने भी मंत्रालय थे सबको कहा कि लोगों की समस्या को पहले ठीक करो और उनका लाइफस्टाइल ठीक करो। इसके कारण आज बहुत छोटा देश है भूटान, तो बहुत छोटा देश है। ये भूटान है, नेपाल से, इंडिया से, चाइना से इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, सो इंडिया और चाइना से इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, अब हुआ क्या, तो इंडिया और चाइना से इसका बॉर्डर लगता है। अब हुआ क्या, एक लंबे समय से, मतलब इसने काफी एफर्ट किया कि इथिकल वैल्यू को हमको ठीक करना है, हमें लोगों को खुश रखना है। तो अब ये हुआ कि इससे धीरे धीरे इसमें सुधार आया और अब ये सातवां देश बन जाएगा। ये बांग्लादेश, नेपाल, अंगोला, लाओस, सोलेमन द्वीप और साओ टोम के बाद 2026 के अंत तक ये भी इन देशों से बाहर निकल जाएगा। अभी भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो लोटे सेरिंग, इन्होंने ही ये बात कही है। लोटे सेरिंग ने ही कहा कि हम अब यहां से निकल जाएंगे क्योंकि हमने ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको GHI कहा जाता है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स को अपनाया है। और उसमें क्या है, उसमें क्या क्या है पता है? उसमें कल्चरल वैल्यू, सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोटेक्ट करना, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई और बेहतर प्रशासन की बात की गई। इस आधार पे ये निकालने की बात कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि अब हम लोग यहां से बाहर आ जाएंगे। अमेरिकी में नस्लीय भेदभाव एक बार फिर से चर्चा आ गया क्योंकि अमेरिका, मैंने बोल ही दिया, भारतीय मूल के प्रोफेसर लक्ष्मी बालचंद्र ने किस देश के खिलाफ? तो अमेरिका के खिलाफ। अब यहाँ पे क्लियर है, नस्ली भेदभाव का आरोप लगाया। हुआ क्या, इनको पहले देख, इनसे मिलिए। ये हैं, इनका नाम है लक्ष्मी बालचंद्र। ये अमेरिका के मैसाचुसेट्स के वेलेस्ली बिजनेस स्कूल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इन्होंने केस कर दिया। केस क्या किया कि इनके साथ नस्लीय यानी नस्ली और लैंगिक यानी मेल फीमेल दोनों का, इन्होंने ये क्लियर बोला, इन्होंने ये बोला कि इन्होंने कई बार शिकायत किया लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं और इसके कारण इन्हें इन्हें कई अवसर मिले थे जिसको इन्होंने खो दिया। इन्होंने क्लियर बोला कि बॉब्सन में गोरे लोग और पुरुष को का पक्ष लिया जाता है, जितने भी स्पेशल राइट्स हैं या जितने भी अवार्ड हैं उनके लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। उनको कई जगह पे रिसर्च करने, रिकॉर्ड कलेक्ट करने और इन सब चीजों में रोका गया और बाधाएं उत्पन्न की गई। तो ये इनका कहना है, ये आरोप इन्होंने लगाया है। इनकी वकील मोनिका शाह है। ठीक है, इनकी वकील मोनिका शाह है। तो इतना काफी है, बॉब्सन कॉलेज में ये बात कहा गया है। केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के पुरानी पेंशन योजना चुनने की अंतिम तिथि क्या तय की गई है? 30 जून 2023, 31 अगस्त 2023, 31 दिसंबर 2023 या 12 जून 2023? मतलब अगर इस टाइम तक वो नहीं चुनते हैं, इस डेट तक अपने योजना को नहीं चुनते हैं, तो फिर उनको नई वाली पेंशन स्कीम के तहत आना होगा और ये डेट है
31 अगस्त 2023। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने एक खुशखबरी दी है, क्योंकि अधिकांश लोग पुराना वाला चाह रहे थे। तो केंद्र सरकार ने कहा कि पुरानी स्कीम, जो ओल्ड स्कीम है, उसका लाभ आपको मिल जाएगा। अब ये मिलेगा किसको? तो जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये सभी कर्मचारी को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जिनको नया वाला लेना है वो नया वाला लीजिए, जिनको पुराना वाला लेना है वो पुराना वाला लीजिए। इसके लिए इन्होंने एक विज्ञप्ति यानी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, और उसमें उन्होंने बताया है कि कौन-कौन उसके अंदर फिट बैठेंगे। जो-जो उसके अंदर फिट बैठेंगे, समझिए इसको, जो-जो उसके अंदर फिट बैठेंगे, वो यदि 31 अगस्त 2023 तक विकल्प ऑप्शन चुन लेते हैं, तो उनको पुराना वाला पेंशन का फायदा दिया जाएगा। अगर उस समय तक नहीं चुनते हैं, तो उनको नया वाला यानी न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस यानी ओल्ड नहीं मिलेगा, उनको नया मिलेगा। अब दिक्कत क्या है? यहाँ पे क्या इश्यू है कि पुरानी पेंशन पेंशन स्कीम यानी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम है वो, उसके तहत क्या हुआ कि 2004 से पहले के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन दी जाती थी उनके जन्म जिंदा रहने तक, ठीक है। और रिटायरमेंट के बाद उनका जो सैलरी होता था उसके अकॉर्डिंग वो पेंशन तय किया जाता था, और मरने तक ये पेंशन दिया जाता था। सरकार ने क्या किया? सरकार ने क्या किया? 1 अप्रैल 2004, ठीक है, 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन को बंद कर दिया। उसकी जगह पे ये राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, इन्होंने स्टार्ट किया। अब दिक्कत क्या है कि जो पुराने कर्मचारी हैं उनको पुराना वाला पैटर्न बढ़िया लगता है, तो उनको लगता है कि जो नई पेंशन स्कीम में है उसमें पुरानी पेंशन स्कीम से कम सुविधाएं हैं, कम लाभ है। तो इसीलिए वो चाहते हैं, और उनको कई सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, तो वो चाह रहे हैं कि हमें पुराना वाला स्कीम मिले, हमें नया नहीं चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, एक मौका दे दिया कि ठीक है आप लो, अगर आपको चाहिए तो आप 31 अगस्त तक ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, आपको वही मिलेगा। अगला, ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन किस देश में हो रहा है? चीन, जापान, अमेरिका और भारत। तो आंसर तो ऑब्वियसली भारत होगा, आंसर भारत होगा। अब देखिए, ये जो ट्रोपेक्स है ना, ये हिंद महासागर में, यानी हिंद महासागर में ये हुआ है। भारत को अगर आप देखिए तो भारत के हिंद महासागर में इसको संपन्न किया गया है। और एक चीज ध्यान रखना है, अब चूंकि अरब सागर और हिंद महासागर की बात हो रही है, यानी हिंद महासागर को जो अरब सागर वाला ब्रांच है यहाँ पे हुआ है। अब सिंपल सी बात है, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। तो मेनली नौसैनिक अभ्यास है 70। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि ट्रोपिक्स में लगभग 17 नौसेना का जहाज, 6 पनडुब्बी और 75 से अधिक विमानों ने अपनी ताकत दिखाई है। इसमें अलग अलग तरह के ऑपरेशन के साथ साथ लॉजिस्टिक पे भी अभ्यास किया गया कि युद्ध के दौरान हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं। तो पनडुब्बी विमान, इन सब की जो क्षमता है वो सब यहाँ पर देखी गई थी। अलग अलग चरणों में बंदरगाह पर भी, पोर्ट पर भी और समुद्र में भी इसका आयोजन किया जा रहा है, और ये 23 मार्च तक चलेगा। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है, तो ये 23 मार्च तक चलेगा, ठीक है। तो भारतीय तट रक्षक, अब सिंपल सा है, तो यहाँ पे ये एक नेवल एक्सरसाइज है जिसको चलाया जा रहा है। इसके बाद अगला फैक्ट है कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा नेफेड और एनसीसीएफ के द्वारा, माने एनसीसीएफ के द्वारा जो कृषि उत्पाद है, माने किस कृषि उत्पाद को तत्काल खरीदने की बात की गई है, तत्काल हस्तक्षेप डालने की बात की गई है। किसके लिए? सफेद प्याज, लाल प्याज, पोटैटो यानी आलू, या उड़द की दाल। तो यहाँ पे क्या है कि रेड रेड प्याज के लिए, क्योंकि क्यों क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि रेड प्याज ज्यादातर यूज होता है। रेड प्याज, जो व्हाइट प्याज है ना, वो बीमारी या किसी भी मेडिकल यूज में ज्यादा है, तो रेड प्याज नॉर्मली खाते हैं। और हुआ क्या अभी कि प्याज अचानक से महंगा हो गया, तो काला बाजारी, महंगाई, एक्सपोर्ट, इन सब को देखने के लिए अभी नेफेड और एनसीसीएफ को
ऑर्डर दिया गया है किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में किस देश के द्वारा इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया गया? इलीगल माइग्रेशन बिल, भारत, अमेरिका, चीन और यूके। तो आंसर होगा यूके। भारत, चीन, अमेरिका और यूके। अभी हुआ क्या, ब्रिटेन ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है। अब आइए आपका एक कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहला, ग्रेट ब्रिटेन, जिसको आप यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, और दूसरा, पहला यूके, यूनाइटेड किंगडम, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन, और तीसरा इंग्लैंड। कई बार हम लोग उसको एक ही साथ बोल देते हैं ना, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल अंतर है। ये इंडिया और भारत वाली बात नहीं है, एकदम से इसके अंदर अंतर है। क्या अंतर है पहले वो देखिए। इन सबको मिला देंगे ना आप, तो वो बन जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी उसके अंदर आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स सब आ जाएगा। लेकिन तो ये हो गया आपका यूके, जिसके अंदर चारों का चारों आ गया, नॉर्दर्न आइसलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड। दूसरी तरफ अगर हम ग्रेट ब्रिटेन का नाम लेते हैं तो उसके अंदर एक छूट जाता है। अगर हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन का, तो ये सब टापू है ना, ग्रेट ब्रिटेन टापू है, तो उसके अंदर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये आता है। ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है। तो मतलब ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड आएगा, स्कॉटलैंड आएगा और वेल्स आएगा। एक और बात, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की बात जब करते हैं ना, तो ये आयरलैंड के साथ जब समझौता हुआ उसके बाद इसका नाम यूनाइटेड किंगडम हुआ। ऑफिशियली इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड ये कहा जाता है। खैर, अब ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आएंगे तो इंग्लैंड आएगा, वेल्स आएगा और स्कॉटलैंड आएगा। और उसके बाद जब इंग्लैंड किसको कहते हैं? इंग्लैंड किसको कहते हैं? इंग्लैंड इस चार का ये सबसे साउदर्न पॉइंट है, ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड एक टापू है, इंग्लैंड एक टापू है। इस तरह से ये तीनों अलग अलग वर्ड है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर सब आ जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ये वाला पोर्शन आएगा, आयरलैंड छूटेगा, और इंग्लैंड के अंदर केवल ये रेड वाला इंग्लैंड आएगा, बाकी सब छूट जाएगा। तो ये कंफ्यूजन आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। अगला सवाल, भारत किस देश के द्वारा 25 सालों में महिलाओं के लिए, 25 सालों के बाद महिलाओं के लिए सैन्य क्षेत्र खोला गया? मतलब 25 सालों में खोला गया उनके उसके आज़ादी के बाद। वियतनाम, कंबोडिया, कोलंबिया या लाओस? तो इसका फैक्ट ये है कि कोलंबिया ने ऐसा किया है। ठीक है, कोलंबिया ने किया है। अब कोलंबिया कहाँ है इसको देखिए, तो आपको कोलंबिया दिखेगा। हम लोग कहाँ पे हैं? दक्षिण अमेरिका में। और कोलंबिया कहाँ है? तो यहाँ। कोलंबिया का बॉर्डर देख लो किससे लगता है? इक्वेडोर से लगता है। कोलंबिया का बॉर्डर यहाँ ब्राजील से लग रहा है, वेनेजुएला से लग रहा है, ठीक है, पेरू से लग रहा है। तो इस तरह से कोलंबिया का बॉर्डर अलग अलग देशों के साथ लग रहा है। अब कोलंबिया में 25 सालों में पहली बार महिलाओं को के लिए सैनिक क्षेत्र खोला गया, और लगभग लगभग नहीं, 1296 महिलाओं को इसके अंदर भर्ती भी किया गया। ये सेना स्टाफ बेस पे बेसिक स्ट्रक्चर के रक्षा के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए धीरे धीरे इनके रोल को बढ़ाया जाएगा, जैसे भारत के अंदर भी बढ़ाया गया है। और ये जो सेना के जवान हैं वो पेशेवर सैनिक, मतलब जो भी तस्करी हो रहा है, विद्रोही हैं, गिरोह है इस तरह का, उसका सामना करने के लिए इसको बनाया गया है। तो धीरे धीरे करके पावर्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल। सवाल ये है कि भारत में पहली बार माइम्यूसेमिया माइम्यूसेमिया सिलोनिका नामक एक दुर्लभ पतंगा मिला है, कीट टाइप का पतंगा मिला है, किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या तमिलनाडु? आंसर होगा तमिलनाडु। क्या मिला है? ये दिखता कैसा है देख लीजिए, ये है हमारा तमिलनाडु। पहले पहले तो स्टेट को देखो आप, पतंग तो दिख ही जाएगा। यह है तमिलनाडु, बॉर्डर केरल के साथ, कर्नाटका के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। पुडुचेरी दो फैला हुआ है, एक पुडुचेरी, एक एक करिकाल। ठीक है, तो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी दो यहाँ पे फैला हुआ है, तीसरा माहे यहाँ पर है। हो गया। अब इसके बाद अगर पतंगी को देखें तो इस तरह का कुछ दिखता है। वो पतंगा जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है।
तो इसको यहाँ पे खोजा गया है। और ये जो है तमिलनाडु के कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व में देखा गया है। दुर्लभ कीट की प्रजाति है। आखिरी बार 127 साल पहले श्रीलंका में इसको देखा गया था और देखा गया था। ये पहली बार है जब भारत के अंदर भी ये प्रजाति देखने को मिली है। चलिए सवाल ये है, 2023 साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है कितने लेखकों को दिया गया? 20, 22, 24 या 28? तो इसका आंसर होगा 24, 24 लोगों को दिया गया। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है। साहित्य अकादमी की तरफ से शो ऑर्गेनाइज किया गया और 24 लेखकों को ये पुरस्कार दिया गया। देखिए, इसके लिए जो फेमस थे वो हैं हिंदी के लिए बद्री नारायण को, अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय को, उर्दू के लिए अनीस अशफाक समेत 24 लोगों को ये दिया गया। अब हुआ होगा क्या कि ये एक बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको अलग से एक वीडियो बना देंगे और अलग से किनको क्या मिला है वो हम डील कर देंगे, ठीक है। विद पिक्चर आपको बता दिया जाएगा और आज ही ये काम कर देंगे। अब ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये 22 भारतीय भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी, ठीक है, राजस्थानी और इंग्लिश को भी ले लिया जाता है, तो टोटल 24 लैंग्वेज बनता है। 1955 से इसको स्टार्ट किया गया था। पहली बार जो प्राइज था वो 1955 से दिया गया था। जब ये इसकी स्थापना हुई तब इसमें 5,000 रुपये दिए जाते थे। आज के डेट में ये बढ़कर 50,000 हो गया, ठीक है। तो 50,000 के आसपास दिया जाता है, एक ट्रॉफी इस तरह की दी जाती है। तो ये है, और इसका जो टोटल लिस्ट है ना वो हम लिस्ट आपको बता देंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में 2 चीतों को जंगल में छोड़ा गया? मध्य प्रदेश, असम, गुजरात और केरल। मध्य प्रदेश, असम, गुजरात और केरल। आंसर होगा मध्य प्रदेश। ये है क्या फैक्ट? एक्चुअली इसके पीछे फैक्ट ये है कि 17 सितंबर मैंने यहाँ पे पिछले साल ही 17 सितंबर को चीतों को लाया गया था और लाके ये कूनो में ही रखा गया था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही लाया गया था और इसको सेफ रखा गया था कि यहाँ के एटमॉस्फेयर से वो पहले ठीक हो जाए। अब क्या हुआ, और ये लाया कहाँ से लाया गया था? नामीबिया से लाया गया था। टोटल 8 चीतों को लाया गया था। इनमें से 2 चीता जिनका नाम है ओबन और आशा को 6 महीने के बाद कूनो के जंगल में अब छोड़ दिया गया कि जाओ और रहो आराम से, क्योंकि 1952 में से ही भारत से चीता लगभग विलुप्त है। तो फिर चीता को वही नामीबिया से लाया गया था। 8 चीते हैं, 2 को अभी छोड़ा गया है और उम्मीद इनके रिकॉर्ड के आधार पे जो जो हरकतें करेंगे उसके आधार पे धीरे धीरे करके इनको छोड़ा जाएगा। अभी क्या है कि 8 चीतों के अलावा दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते इस साल फरवरी में लाए गए। इसको भी कूनों में ही रखा गया है, लेकिन सबको अलग अलग बाड़ों में रखा गया कि अपने में ही मार ना कर ले, थोड़ा सा फ्रेंडली होने के लिए किया गया था। तो टोटल अभी कूनों में 20 चीते हो गए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और टोटल वहां पे 20 चीता हो गया है। अभी केंद्र सरकार के द्वारा माइक्रो साइट शुरू किया गया है, किस नाम से? चीता माँ, भारत माता सहित। आंसर आसान है, इसका आंसर होगा माँ। इसका आंसर होगा माँ। एक्चुअली ये एक माइक्रो साइट है जिसमें माँ और बेटे के बीच में जो एक रिलेशन है वो दिखाया गया है। इसके लिए हीराबा का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ थी, एक्सपायर कर गई, तो उनको लिया गया है। तो उनके बीच में और नरेंद्र मोदी के बीच में जो एक यादें हैं उस वो समर्पित किया गया है। तो माइक्रोसाइट माँ है जो हीराबा को समर्पित है और इसके अंदर दोनों की जो चुनिंदा वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं, उन सबको यहाँ पे डाला गया है। तो उनके निधन के बाद, हीराबा की जब निधन हो गई उसके बाद के लिए ये स्पेशल डेडिकेशन उनके लिए किया गया है। अब सवाल है
कि किस राज्य में स्थानीय चुनाव में महिला आरक्षण पे आपत्ति दर्ज की गई है? बिहार, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा नागालैंड। क्या है अभी जानिए आप। ये नागालैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मणिपुर के साथ, अरुणाचल के साथ, असम के साथ उसकी सीमा है। कहानी क्या हुई यहाँ पे? कहानी स्टोरी ये है कि नागालैंड में कोहिमा, दीमापुर और मोकोकचुंग, कोहिमा, दीमापुर और मोकोकचुंग, यहाँ पे है नगर पालिका परिषद, बाकी सब जगह नगर परिषद है। तो ये जो तीन है ना, कोहिमा, दीमापुर और मोकोकचुंग, इन लोगों ने क्या किया, सरकार को, अभी वहां के मुख्यमंत्री कौन है नागालैंड के? तो नेफ्यू रियो वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो कोहिमा, दीमापुर और मोकोकचुंग ने क्या किया, एक लेटर लिखा है वहां से कि आप जब तक 33% वोमेन रिजर्वेशन नहीं हटाते हैं, पहला काम। दूसरा, लैंड और बिल्डिंग्स यानी जो भवन है उस पर से टैक्स आप नहीं हटाते हो, तब तक हम वहां इलेक्शन करवाने की परमिशन नहीं देंगे। और चूंकि है क्या, आर्टिकल 371 ए के तहत आ गया ना, आर्टिकल 371 ए, नागा समुदाय को उसके भूमि और रिसोर्सेज पे डिसीजन लेने का अधिकार है। इसके अलावा नागा महिलाओं से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं, वो भी राइट्स उन्हीं के पास है, बिना उनके परमिशन के ये चीज नहीं होगा। तो इसको लेकर उन्होंने आरोप दर्ज किया है। तो ये एक फैक्ट है। और लास्ट करंट अफेयर्स आपका, कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पे ट्रांसजेंडर के द्वारा स्टॉल लगाया गया है? ट्रांसजेंडर के द्वारा गुवाहाटी, पटना, गोरखपुर, दीनदयाल उपाध्याय। आंसर होगा गुवाहाटी। अब ये जो आप फैक्ट देख रहे हो, ये गुवाहाटी का है, असम में है गुवाहाटी। वहां के स्टेशन पे प्लेटफॉर्म 1 पर ट्रांस टी स्टॉल खोला गया है। ट्रांस टी स्टॉल खोला गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता ने इसको इनॉग्रेट किया है। पहली बार किसी ट्रांसजेंडर के हाथ में देश का कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के प्रवक्ता हैं सब्यसाची डे, उन्होंने इस तरह की बात कही थी। और यहाँ एक और चीज है कि यहाँ पे एक और चीज है कि जो असम ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के एसोसिएट उपाध्यक्ष हैं स्वाति विधान बड़ुआ, उन्होंने भी ये कहा कि ये एक बहुत बड़ा कदम है आगे आने वाले ट्रांसजेंडरों के लिए, और अलग अलग राज्यों के लिए भी एक आइडियल कंडीशन बनेगा। तो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जो स्पेशली डेडिकेटेड चाय की दुकान है, ट्रांस टी स्टॉल, ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे खोला गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके आज के करंट अफेयर्स के हो गए। कल से हम कुछ और अलग तरीके से करंट अफेयर्स प्रेजेंट करेंगे और क्वेश्चंस देने का सिलसिला भी कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए मिलते हैं हम लोग कल।